प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीलाभ कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर, सरगुजा के एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय साहित्य, जिसमें 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं का साहित्य निर्धारित है, उसमें आज हम आप सबों से कश्मीरी कविता पर, जो आपके पाठ्यक्रम में है, उन कवियों और कविताओं के माध्यम से अपनी बात साझा करूंगा। पहली जो कविता है वह घर जाओ, और इसके जो कवि हैं वो जिंदा कौल। पहले तो इस कवि का ही अर्थ हम जान लें। जिंदा जो है आप जानते हैं जीवित है, और कौल जो है वह उक्ति है, जीवित उक्ति। अब इनकी पहली कविता है घर जाओ। आइए इसे हम कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। घर जाओ, अब फूलों में कोई आनंद शेष नहीं रहा। ये पूरी कविता कश्मीर की वर्तमान स्थिति को द्योतित करती जान पड़ती है। इस कविता को पढ़ते हुए हमको पहल एक पत्रिका है, उसका 98वां अंक, जिसमें नीरा नवाज कश्मीरी कवि हैं, उनकी 2 कविताएं उसमें सम्मिलित की गई हैं। उसके कुछ अंश को भी मैं पढ़कर सुनाऊंगा। वे कविताएं मुझको इस कविता को पढ़ते हुए ध्यान में हो आई। तो पहले हम लोग घर जाओ पर बात करते हैं। घर जाओ, अब फूलों में कोई आनंद शेष नहीं रहा। यह कश्मीर घाटी फूलों की वादियों के लिए जानी जाती है। अब कवि कह रहा है कि घर जाओ, लोगों से यह मानो गुहार कर रहा है कि तुम घर चले जाओ, अब फूलों में कोई आनंद शेष नहीं रहा। विचार करने योग्य है कि वह जो फूलों की वादियाँ हैं, उन वादियों, उनके फूलों में क्यों कोई आनंद शेष नहीं रह गया है। मेरा हृदय किसी धब्बेदार को पसंद नहीं करता। भग्न हृदय वापस तो हुआ मगर एक आकार नहीं। करुण संगीत की तरह प्रेम की वेदना सितारों की ऊंचाई तक गई। इस रास्ते या उस रास्ते सबका अंत आता है एक बार। बेचैन मानसिक स्थिति में बने रहने का कोई अर्थ नहीं। कश्मीर के छायादार चिनार, हरे भरे मैदान और झरनों के बावजूद हृदय में पीड़ा के अंश वर्तमान रहते हैं। तो ये पूरी कश्मीर की जो सुषमा है, जो चिनारों से, हरे भरे मैदानों से, झरनों से जो बनती है, जो सुषमा निर्मित होती है, उस निर्मिति के बावजूद जो आज कवि के हृदय में पीड़ा के अंश वर्तमान हुए हैं, वह कश्मीर के विध्वंस का सूचक है। जो कश्मीर की स्थिति हो गई है, जो वर्तमान स्थिति है, इसमें कवि कश्मीर मानो दहक रहा है। उसके दहक में वो मानो मीनार की ऊंची ऊंची इमारतें, पेड़ें जो लगता है कि एक इमारत की तरह खड़ी हैं, वह मानो जलकर राख हो गई हैं, ढह गई हैं। चित्त था चंचल और बुद्धि दूषित, ज्ञान दीप अंधी गुफाओं में, अपने प्रेमी की गली में, अंधेरी गुफाओं के बीच। यदि मेरा अस्थि प्रवाह भी होता तो कम से कम उसके साथ होता। कवि की यह इच्छा है कि जो चंचल चित्त था और जो दूषित बुद्धि थी और जो अंधी गुफाओं में, अपने प्रेमी की गली में, अंधेरी गुफाओं के बीच, वह जाना चाहता था उस अंधी गुफाओं में। और वह अंधी गुफा का निर्माण कश्मीर की हैवनाक स्थिति के बाद हो रही है, जिसमें उसकी मासूका भी
रह रही है। उसी अंधी गुफाओं में रहने को मानो बाध्य कर दी गई है। पूरी जनता मानो उस अंधी गुफा में रहने को, सिर्फ यह माशुका का ही सवाल नहीं है, पूरी जनता के को अंधी गुफा में रहने को मानो बाध्य कर दिया गया है। यदि मेरा अस्थि प्रवाह भी होता तो कम से कम उसके साथ होता। या कवि की इच्छा है कि अस्थि प्रवाह भी, यदि हड्डियों का प्रवाह भी होता तो उसके साथ होता, वो जीवन के साथ होता। जो जीवन उस चिनार से, जो जीवन उस हरियाली से, जो जीवन उस कश्मीर की वादियों से झलकती थी, जो जीवन उससे उन वादियों से उष्मा पाती थी। जो बेहिचक वहां तक जाते हैं, किसी दिन यह पूरी या टूटी तस्वीर समाप्त हो जाएगी। मेरे भाग्य में इस वर्ष ग्रहों नक्षत्रों की गति है विचित्र। कवि कहता है कि यह ग्रहों नक्षत्रों की जो गति है वह इस वर्ष बहुत विचित्र है मेरे भाग्य में। यह सिर्फ कवि के भाग्य में ही नहीं है, पूरे जनमानस के भाग्य में है। आज हम जिस गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं, एक वायरस ने जिस ढंग से हमें घरों में कैद कर दिया है, जो पूरी दुनिया उससे हलाकान है, पीड़ित है, उससे जो स्थिति बनाई है, हमको सोचने को बाध्य करती है कि हम जिन हरियाली को, जिन सुषमा को, जिन हरी भरी वादियों को हम जिस ढंग से लगातार कुतरते जा रहे हैं, उनका मानो गला काटते जा रहे हैं, उससे जो निर्मिति पा रही है संसार, वह तो हमको अंधी गलियों में, अंधी गुफाओं में ले जाने के लिए बाध्य करेगी ही करेगी। प्यारे बच्चों, हम निदा नवाज की बात कर रहे थे। उनकी एक कविता जो एक मजदूरन को देखकर यथार्थ की धरा पर जो उसमें लिखते हैं निदा नवाज, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। संगमरमर की दो मेहराबें और न ही दो पके हुए अनार, बल्कि थीं वे दो अमृत धाराएं, जिनको पीकर क्रांतिवीर बनते हैं। उसके हाथ नहीं थे दूधिया, बल्कि थे मैकेनिकल सीमेंट और रोड़ी को मिलाने वाले, जीवन को एक मजबूत आधार बख्शने वाले। यह एक मजदूर का चित्र है जो कैसे जीवन को आधार बख्शता है, और वह जीवन को आधार बख्शता है। दूधिया उसके हाथ में नहीं थे, उसके हाथ में मैकेनिकल, बल्कि उसके हाथ में मैकेनिकल वो हाथ थे जिसमें सीमेंट और रोड़ी को मिलाने वाले, जीवन को एक मजबूत आधार बख्शने वाली चीज़ें थी। वो दूसरी कविता में जो मेमनों की हत्या है, उसमें वह लिखते हैं कवि, आखिर कहाँ गए वे लोग? वे भी तो राज दुलारे थे अपने घरों के। आकाश तो नहीं खा गया उन्हें, धरती तो नहीं निगल गई उन्हें। उनमें से कुछ निकले थे स्कूलों की ओर, अपनी नन्ही पीठ पर उठाई किताबों का बोझ और अपने नाजुक हाथों में उठाए टिफिन। उनमें से कुछ निकले थे अपने लहलहाते खेतों की ओर, उठाए अपने मजबूत हाथों में मिट्टी के हुक्के और लोहे की द्रांतियाँ। और कुछ निकले थे कारखानों और दफ्तरों की ओर, अपनी आंखों में लिए असंख्य स्वप्न। कहाँ चले गए? तो इस तरह से कवि आगे इसमें निदा नवाज लिखते हैं, गहरे अंधेरे को है मालूम, यह सब यदि मालूम है तो यातना घरों की दीवारों को है मालूम। हमारे लोकतंत्र की दहलीज पर बैठे महाराजा को कुछ भी नहीं मालूम कि यह जो लोकतंत्र का महाराजा है शायद उसको कुछ नहीं मालूम कि किस ढंग से हमारी कश्मीर की वादियां लगातार निरप्रभ होती जा रही हैं, निरभ्र होती जा रही हैं। फर्जी झड़पों की आड़ में बांटे गए पदकों और तरक्कियों की हमारे महाराजा ने कभी भी नहीं देखी। उन झड़पों में इस्तेमाल हुए हजारों निर्दोष लोगों की सूचियां, बेड़ियों की शाबाशी हर एक ने देखी, किंतु मेमनों की हत्या बस कुछ ही ने देखी। तो जिस ढंग से निरपराध हम मारे जा रहे हैं, जो कश्मीर की स्थिति बना दी गई है, जो कश्मीर की स्थिति बनाई है, उससे जो हमारा कश्मीर है, जो कश्मीर की सुषमा है, वह मानो पूरी तरह से समाप्त होती दिख रही है। कभी वो दूसरी कविता है, उसमें नाविक मुझे और मेरे ग्रामवासियों को ले चलो। मैं वहां जाना चाहता हूं जहां सबका ईश्वर में अटूट विश्वास है। ईश्वर में अटूट विश्वास जहाँ कवि जाना चाह रहा है, इससे वह धर्म परायणता से नहीं है। यह कविता आगे खुलती है, एक ही परम पिता सबका सर्वस्व, जहाँ
प्रेत, परियां और दूषित आत्माएं मनुष्य के मस्तिष्क पर न छाई हो, जहाँ प्रेम, सेवा और सद्भाव जीवन के सुगम और सर्वोच्च नियम हो, जहाँ सुविस्तृत भूमि हो और सबके रहने के लिए आवास, जहाँ भोजन, फल और दूध ही दूध हो, जीवन के हर कदम में सबकी हिस्सेदारी हो, जहाँ सबके लिए पेट भर भोजन हो, किसी के पास जरूरत से ज़्यादा कुछ न हो। यह महत्वपूर्ण बात है। जीवन के हर कदम में सबकी हिस्सेदारी हो, जहाँ सबके लिए पेट भर भोजन हो, किसी के पास जरूरत से ज़्यादा कुछ न हो। यह आज जिस वायरस से हम पीड़ित हैं और जिस ढंग से अपने अपने घरों में कैद हैं, वह हमें सिखा रहा है कि हम कितना बेफजूल खर्च करते हैं। यह फिजूल खर्ची को हमें रोकना होगा और यह वायरस हमें सिखा रहा है कि हम आज उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी बहुत ज़रूरत है, जो हमारी ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि हम उनका फिजूल खर्च करते हैं और हम उन पर अपव्यय करते हैं, पैसों का अपव्यय करते हैं, भौतिक संसाधनों का अपव्यय करते हैं। जो मुख्य जो बात है, किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा कुछ न हो, जहाँ कोई लालची न हो, न ही पड़ोसियों का सामान चुराए कोई, जहाँ न कोई भिखारी हो न कोई दुश्मन, जहाँ सबके लिए काम हो, कोई निठल्ला न हो। यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ सबके लिए काम हो। यह काम की समानता, काम को उपलब्ध कराए जाने की समानता, यह बहुत ज़रूरी है। जहाँ कोई ऐसा न महसूस करे कि हम इस लायक हैं और हमारे साथ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई ऐसा पक्षपात किया गया जिसकी वजह से आज हम उस जगह पर नहीं हैं या आज हम वह काम नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए था, जिसके योग्य थे हम। जहाँ सबके लिए काम हो, कोई निठल्ला न हो और काम करने वालों के लिए खेलने, पढ़ने, गाने और आनंद मनाने का वक्त हो। सिर्फ काम ही नहीं, काम के साथ साथ खेलना, गाना, पढ़ना, आनंद मनाना भी महत्वपूर्ण है कवि के लिए। यह जीवन का संगीत है, जीवन की राग रागनियों का संगीत है। यदि सिर्फ काम ही काम जीवन में आ जाए तो हम ऊब जाएंगे। हमको ज़रूरत इस बात की है कि जो उस काम के साथ आनंद और मौज मस्ती भी हो, उस काम के साथ जीवन राग हो, जहाँ सभी प्रसन्न हों, बच्चे रोते न हों, जहाँ नारियाँ देवी की तरह आदर पाती हों और पुत्रियाँ पुत्रों की तरह प्यारी हों, जहाँ कोई विधवा न हो, जहाँ बीमारियाँ, कुरूपताएं और दुष्टता मनुष्य के जीवन पथ तथा विकास में बाधक न हो। यह बीमारियाँ, कुरूपताएं और दुष्टता मनुष्य के जीवन पथ तथा विकास में बाधक न हो। किसी के जीवन पथ में और उसके विकास में कोई बाधक बनकर खड़ा ना हो। यह कवि की इच्छा है। जहाँ कोई युद्ध के बारे में न जानता हो और प्रशांत आकाश से जहरीली गैस और बर्बर मृत्यु की वर्षा न होती हो। जिस ढंग से जहरीली गैस के रिसाव से असंख्य लोग मारे गए और आज भी उस भोपाल गैस त्रासदी के बीज लगता है कहीं न कहीं कोने अंतरे में पड़े हुए हैं, तो इससे कवि बहुत हलकान है, लहूलुहान है और वह ऐसी सोच का आग्रही है कि ऐसी स्थिति ना आए कि जिसमें वर मृत्यु की वर्षा मानो हो रही हो। निरपराध लोग कश्मीर की घाटियों में, कश्मीर की वादियों में आए दिन हत्याएं हो रही हैं। जहाँ साफ सुथरे आवास और सुंदर बाग हों, जहाँ कोई भी अभाव और आतंक से प्रताड़ित न हो, वैसी ही सुंदर नगरी में हे मेरे नाविक, मुझे और मेरे ग्रामवासियों को ले चलो। उस सुंदर नगरी की कल्पना कवि करता है जहाँ और वह सुंदर नगरी लगता है जो उसने रूपक गढ़ा है, वह रूपक परम पिता सर्वस्व जिसका सर्वेश्वर है, वही वह जगह हो सकती है। अब इस धरा पर वैसी जगह नहीं रही है। कश्मीर को तो पूरी तरह से मानो बर्बाद कर दिया गया है, लहूलुहान कर दिया गया है। अब वह जो कश्मीर, जो फूलों की वादियों से जो कश्मीर की सुंदरता लगातार दिखाई देती थी फूलों की वादियों में, अब वह सुंदरता मानो नहीं रह गई है। अब इसके लिए तो हमको उसी
परमपिता परमेश्वर के यहाँ जाना पड़ेगा। कोई ऐसी जगह शायद कहीं हो जहाँ दिन दहाड़े हत्या न होती हो, जहाँ बर्बर हत्याओं की बारिश न होती हो, जहाँ जीवन हो, जहाँ लोगों के सामने जीने लायक स्थिति का वातावरण हो, वैसी जगह हे मेरे नाविक ले चलो। निर्धारित पाठ्यक्रम में दूसरे कवि हैं मुजफ्फर आजिम। मुजफ्फर आजिम नाम जो है वो मुजफ्फर का अर्थ है विजयी और आजिम का अर्थ है विचार करने वाला। यह कवि के विचार जो हैं वह गज़ल के रूप में यहाँ संग्रहित हैं। हम लोग उससे वाबस्ता होते हैं। मैंने साये में छिपाया तो तुम्हें ख्वाब में है, मैंने साये में छिपाया तो तुम्हें ख्वाब में है, पर न खुशबू समा सकी गुलाब में। यह धधकता हुआ सीना और होठों पर ठंडा इकरार, चांद शायद उगा या आफताब में है। यह जो धधकता हुआ सीना है और होठों पर जो ठंडा इकरार है, जो स्वीकृति का भाव है, उस भाव में चांद शायद आफताब ऐसा लग रहा है कि आज सूर्य की तरह दिखाई दे रहा है, सूर्य की भांति दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं कि सरोवर में खिला कुछ यह कमल, दिल किरण का धड़कता एक गिरदाब में है। कुछ नहीं कि सरोवर में कुछ खिला यह कमल। अगर कुछ नहीं है और उस सरोवर में एक कमल खिल जाए तो लगता है कि इस अंतर को, दिल के धड़कनों के अंतर को पाटने का काम कुछ न कुछ तो हुआ है। खत मिला तो मगर जवाब गया हाथों से, दफन चाहता को किया ताब में है। यह धैर्य है जिस धैर्य ने खत का जवाब दिया है, और उस जवाब में अंग प्रत्यंग को आराम का भ्रम देकर रोए रोए को जलाया अजाब में है। कैसा तूफान की मछली न दिखी कोई जल में, कामना आंधी है फिसली इसी सैलाब में है। गिद्ध शावक हैं जिन्हें पाल रखा पिंजरों में, और वह भी किया तो किस हिसाब में है। गिद्ध को, शावक जो शेर का जो बच्चा है, उसको मानो पिंजरों में पाल रखा गया है, और वह भी किया तो किस हिसाब में इसको पाला गया है, पाल कर रखा गया है। शांति की मूछ भी तलवार सी है तेज यहाँ, शांति की मूछ भी तलवार सी तेज। शांति वार्ता भी ऐसी होती है मानो उसमें तलवार के धार पर वह शांति वार्ता होती है। रूह गुनाहों की रहती यहाँ सवाब में है। जो पुण्य है, वह जो रूह की, जो आत्मा के गुनाह है, वह भी मानो यहाँ पुण्य बनकर हमारे सामने आते हैं। किसके हाथों बुलावा इमाम को भेजूं, बाग जो दे सोया वही मेहराब में। किसके हाथों बुलावा इमाम को भेजूं, बाग जो दे सोया वही मेहराब में है। मेहराब जो है वह द्वार आदि के ऊपर का अर्धमंडलाकार भाग होता है, और यह अजाब जो संकट का समय है, इस समय में कवि की यह इच्छा है कि मैं किसके हाथों इमाम को बुलावा भेजूं कि वो आए और वह बांग दे, ऐसा बांग दे जो कहीं मेहराबों में जाकर सो गया है। अर्धमंडलाकार जो भाग है उसमें जाकर के जो सो गया है, जो लोगों के सपने, लोगों की आकांक्षाएं सो गई हैं, उसको जगाने का काम हम कैसे करें। अभी इस काबे में मंडराते हैं उनके साए, कैसे कैसे रहे यहाँ इस ठाव में है। स्वप्न को पार लगाने को चला है आजिम, मत रहा जल को इसी द्वंद्व इसी उलझाव में है। इसी द्वंद्व और उलझाव में जल को मत रहा है। कवि आजिम जो है, जो विचार करने वाला है शायर, यह विचार करने वाला शायर आजिम, यह जल को भी मानो द्वंद्व और उलझाव में मथने को विवश है। इसी विवश में है कि यह जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति से हम निजात कब पाएंगे, कब हमारी अच्छी स्थिति आएगी। दो कवि और हैं, उनका हम अगले वीडियो में उन पर बात करते हैं। धन्यवाद।